सभी छात्राओं को नमस्कार। आज हम लोग कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग जानेंगे कौटिल्य के बारे में। भारत एक प्राचीन गौरवमय देश है जिसे सदियों से विश्वगुरु रहने का सौभाग्य प्राप्त रहा है। प्राचीन भारत के राजशास्त्रों में कौटिल्य का स्थान सबसे ऊंचा है और उसे कूटनीति और शासन कला का सबसे महान प्रतिपादक कहा जाता है। सेलेटोर के अनुसार प्राचीन भारत के राजनीतिक विचारधाराओं में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य कौटिल्य की विचारधारा है। कौटिल्य के अनुसार प्रजा के सुख में ही राजा का सुख होना चाहिए, प्रजा के हित में ही राजा का हित होना चाहिए। राजा का कोई सुख और हित नहीं होता है, प्रजा ही उसके प्रिय होते हैं। कौटिल्य का पूरा नाम क्या है, यह एक विवादास्पद विषय है। कौटिल्य को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य। कौटिल्य का जन्म कहाँ हुआ है, यह भी किसी को सही जानकारी नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि कौटिल्य का जन्म तक्षशिला में हुआ। उसकी शिक्षा दीक्षा विश्वविख्यात नालंदा विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। कौटिल्य की प्रमुख रचना अर्थशास्त्र है और इन अर्थशास्त्र में 15 अधिकरणों के बारे में चर्चा किया गया है और इन 15 अर्थशास्त्रों के अधिकरणों के द्वारा हमें राज्य के संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। आगे हम लोग देखेंगे कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए हैं जिसे सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। उसमें पहला है स्वामी। स्वामी को राजा भी कहा जाता है। राजा राज्य का प्रधान अंग होता है। राज्य में राजा की महत्वपूर्ण स्थिति होने के कारण उसे स्वामी या राजा कहा जाता है। राजा से तात्पर्य है आदेश देने वाला या शासन करने वाला। कौटिल्य के अनुसार राजा में अनेक गुण होने चाहिए, जैसे विवेक, विनय, महत्वाकांक्षी, शास्त्रों का ज्ञान, समय अनुसार व्यवहार करने का नॉलेज, प्रजा का रक्षा करने वाला, प्रजा का पोषण करने वाला, शत्रु और मित्र का ज्ञान होना चाहिए उसको, चापलूसी में ना फंसने वाला। इस प्रकार राजा के अनेक गुण होने चाहिए। और कौटिल्य यह कहता है कि राजा को राज्य के हित के अनुसार बहुत सारी छूट देनी चाहिए, लेकिन राजा का व्यक्तिगत हित उच्च होना चाहिए। फिर सेकेंड पॉइंट है अमात्य। अमात्य जिसे हम लोग मंत्री या उच्च प्रशासनिक अधिकारी से लिया जाता है। राजा के बाद दूसरा स्थान अमात्य का है। कौटिल्य के अनुसार राजा को ऐसे मंत्रियों की नियुक्ति की जाना चाहिए जो निष्ठावान एवं कुशल हो, ताकि राज्य का व्यवस्था सुचारू रूप से चलाया जा सके। आगे कौटिल्य कहता है कि राजा को राज्य में मंत्रियों की संख्या निर्धारित नहीं करनी चाहिए। उन्हें समय अनुसार मतलब परिस्थिति के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति करनी चाहिए। और साथ ही साथ ये कहता है कि राजा को अपने सगी संबंधी या सहपाठियों को मंत्री परिषद में न बैठाए जिसका वो पात्र न हो। तीसरा पॉइंट है जनपद या प्रदेश। जनपद का अर्थ होता है जनयुक्त भूमि। कौटिल्य ने जनता और भूमि दोनों को सम्मिलित रूप से जनपद की संज्ञा दी है। जनपद के संबंध में कौटिल्य का कहना है कि जनता सरल स्वभाव की होनी चाहिए, जिससे वे राजा द्वारा लगाए गए कर का भुगतान स्वेच्छा से अदा कर सके और साथ ही साथ वे शासक का आज्ञा की पालन भी कर सके। और भूमि या प्रदेश के संबंध में कौटिल्य का कहना है कि भौगोलिक स्थिति ऐसी होनी चाहिए जिससे उसकी रक्षा की जा सके। भूमि में सभी प्रकार की जरूरत की चीजें जैसे उपजाऊ मिट्टी, पशु पक्षी, दुर्ग, किला, ये सारी व्यवस्था होनी चाहिए।
साथ ही साथ जनपद के संबंध में कौटिल्य कहता है कि सीमावर्ती प्रदेश यानी सीमावर्ती राज्य अधिक शक्तिशाली नहीं होनी चाहिए। देन फोर्थ है दुर्ग या किला। दुर्ग यानी किला कौटिल्य के अनुसार रक्षात्मक शक्ति और आक्रामक शक्ति दोनों का प्रतीक है। कौटिल्य के अनुसार दुर्ग मजबूत होने चाहिए और दुर्ग में सभी प्रकार के सैनिकों के लिए मोर्चाबंदी होनी चाहिए। और साथ ही साथ कौटिल्य आगे कहता है कि दुर्ग 4 प्रकार के होते हैं। उसमें फर्स्ट है औदिक दुर्ग, सेकंड है पर्वत दुर्ग, तीसरा है धनवन दुर्ग, फोर्थ है वन दुर्ग। अब हम लोग एक एक करके जानेंगे कि औदिक दुर्ग क्या है, पर्वत दुर्ग क्या है, धनवन दुर्ग क्या है, वन दुर्ग क्या है। तो औदिक दुर्ग और पर्वत दुर्ग के द्वारा राज्य की रक्षा की जा सकती है। और ये जो धनवन दुर्ग है और वन दुर्ग, इस दुर्ग के द्वारा जब राजा पे कोई आपत्ति आती है, इन दोनों दुर्गों में राजा छिपकर अपनी रक्षा कर सकते हैं। औदिक दुर्ग जो चारों ओर पानी से घिरा होता है, पर्वत दुर्ग जो पर्वतों के बीच पाया जाता है, धनवन दुर्ग जो निर्जन या मरु प्रदेशों में पाया जाता है, और वन दुर्ग जो वनों जो चारों ओर वन से घिरा हुआ है। देन फिफ्थ है कोस। कौटिल्य के अनुसार कोस भरा पूरा होना चाहिए और कोस अस्थायी होना चाहिए। इस संबंध में कौटिल्य कहता है कि राजा प्रजा से छठा भाग और व्यापार का 10वां भाग कर के रूप में उन्हें दे। साथ ही साथ कहता है कि कोष की निगरानी रखने वाले जो भी अधिकारी है या कर्मचारी है, राजा उनकी निगरानी और नियंत्रण रखे। और यह कहता है कि जो कोष के अध्यक्ष है उसको कोष के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, ताकि जब कभी भी राजा इसके सूचना मांगे तो तुरंत उस सूचना दे सके। साथ ही साथ ये कहता है कि कोष के संबंध में कोष जहाँ एकत्रित किया जा रहा है वो धर्म पूर्वक एकत्रित किया जा सके, क्योंकि जब कभी भी अगर राज्य में संकट आए तो राजा तुरंत हेल्प कर सके। देन नेक्स्ट पॉइंट है 6 दंड या सेना। कौटिल्य के अनुसार राज्य की सुरक्षा के लिए सेना बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो कौटिल्य कहता है कि सैनिक को अस्त्र के प्रयोग में भी भली भांति प्रशिक्षित, वीर और राष्ट्र प्रेमी होनी चाहिए। और आगे सेना के संबंध में कौटिल्य कहता है कि सेना के लिए क्षत्रिय वर्ग के लोगों को ही भर्ती किया जाना चाहिए। अगर राजा का ज्यादा आवश्यकता पड़े तो वैश्य और शूद्रों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। कौटिल्य कहता है कि ब्राह्मणों को सेना में भर्ती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर शत्रुओं द्वारा दया संस्कार किया जाए तो वह उसे क्षमा कर सकते हैं। आगे कौटिल्य कहता है कि संतुष्ट सेना विजय की कुंजी है, इसलिए सैनिकों को अच्छा वेतन और सुविधा प्रदान करते हुए उन्हें प्रसन्न रखना है। देन 7 पॉइंट है मित्र। कौटिल्य के अनुसार मित्र आनुवंशिक होनी चाहिए, कृत्रिम नहीं, क्योंकि जब कभी भी हमें सहायता की जरूरत पड़े तो वो हमारे सहायता के लिए आ सके, जिससे संधि विच्छेद की संभावना ना हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत राजा को विशेष महत्व दिया है और राजा को ही पूरे शासन की आधारशिला मानता है। कौटिल्य को इस बात का श्रेय दिया जाता है कि उसने अपने सप्तांग सिद्धांत के द्वारा राजशास्त्र और राजसंस्था को अधिक लौकिक और धर्मनिरपेक्ष रूप प्रदान किया है।